आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। और भारतीय बाजारों में ग्लोबल मार्केट्स में जो सेल ऑफ है उसका कुछ इम्पैक्ट आया जरूर है, लेकिन भारतीय बाजार इतने नहीं टूटे हैं लकीली जितने शायद ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट। अब आप देखेंगे शुरुआती नॉक के बाद निफ्टी सिर्फ 85 पॉइंट नीचे 24,326 के आसपास, डिहाई 329 था, वहां से हम ज्यादा दूर नहीं है, तो आप कह सकते हैं डिहाई पर लौटता हुआ। अब देखना यह है कि क्या यहां से 100 पॉइंट की रिकवरी आ सकती है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वहां पर ऑफ कोर्स एक्सिस बैंक के नंबर्स के बाद थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ जरूर दिखाई दिया था, वो एक वीकर विकेट रहा है आज, लेकिन निफ्टी बैंक की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। और अगर आप उसे ध्यान में रखें तो वहां पर लगभग 600 पॉइंट तक का नुकसान देखने को मिल रहा है। 606 अंकों की गिरावट इस समय, 50,723। मिड कैप्स जहां पर कल एक पुल बैक सेशन था, आज ये थोड़ा शांत है। शांत इसीलिए कह रही हूं क्योंकि सिर्फ 100 पॉइंट नीचे, और मिड कैप इंडेक्स भी डे लो से अच्छी खासी रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया है। तो ये है आपके लिए फिलहाल तस्वीर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अनडाउटेडली नेगेटिव है, लेकिन गिरने वाले शेयरों की संख्या धीरे धीरे करके कम हो रही है और बढ़ने वालों की रफ्तार बढ़ने लगी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपने देख लिया। अब देखिए कहां से सपोर्ट मिला है। L&T नतीजे अच्छे तो उसका योगदान, टाटा मोटर्स से सपोर्ट, HDFC बैंक, ONGC बैंक सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सिस खराब नंबर्स पर प्रेशर में, ICICI बैंक के नतीजे अब आगे आएंगे, वो बचे हुए हैं, वहां पर दबाव। ITC इंफोसिस में भी थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेड बनता दिखाई दिया है। ये है मार्केट की तस्वीर। अब लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर हमारे जानकारों के रिटर्न्स। 3 जानकार हमारे साथ मैदान में हैं और उनके बीच जो मुकाबला है उसमें अरुण कुमार मंत्री आगे चल रहे हैं 10% के रिटर्न्स के साथ। -4% के रिटर्न्स पर लक्ष्मीकांत शुक्ला है और मधु है जो -2% के रिटर्न्स पर। मधु के भी पोर्टफोलियो में अच्छी खासी रिकवरी जरूर हुई है। पहले तो फटाफट से अरुण, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। इंडेक्स पर दबाव है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स बिखरे हैं, लेकिन डे हाई के करीब अब जो मार्केट लौट रहा है, अब इस समय अगर कोई ट्रेड लेना हो वो क्या बनेगा? तेजी की तरफ आए या नहीं? गुड मॉर्निंग श्रद्धा जी। अगेन डेफिनेटली मार्केट का ब्रेथ अच्छा है, इसलिए मैं शॉर्ट करने की राय कल भी नहीं दिया था और आज भी गैप डाउन होने पर शॉर्ट करने की राय नहीं है। नो डाउट मार्केट जरूर नीचे आया, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, वैसे तो निफ्टी में मेजर सपोर्ट ब्रीच हो चुका है, 24,350, 24,400 यही सपोर्ट था। पर जिस हिसाब से एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, इसलिए मेरी इंडेक्स पे कोई शॉर्ट करने की राय नहीं दी है। अगर किसी ने ले रखा है या आज भी लिया है तो 24,200 ये जो फाइनल सपोर्ट है, यही स्टॉप लॉस होना चाहिए। 24,200 जब तक होल्ड कर रहा है, और मेजर सपोर्ट 24,070 है जो कि बजट के दिन का लो है। ये 2 सपोर्ट अपने माइंड में रखें। आज की एक्सपायरी होने के बाद मार्केट थोड़ा हल्का होने के आसार है, क्योंकि जो भी पोजीशंस है आज शाम तक मुझे लग रहा है हल्की होनी चाहिए और कल से मार्केट थोड़ा आपको पॉजिटिव देखना चाहिए। तो शॉर्ट करने की राय डेफिनेटली नहीं है। रादर देन इंडेक्स मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा है। स्पेसिफिकली जो PSU स्टॉक्स है उनमें अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो PSU स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। अच्छा, इस बीच एक बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो अपडेट आ रहा है, 9 जजों की जो संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है लार्जली माइनिंग जहां पर होती है और जो जमीन का हक है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस पर राज्य सरकारें दरअसल टैक्स लगा सकती है, रॉयल्टी नहीं वसूल सकती कंपनियों से, लेकिन टैक्स जरूर लगा सकती है। राज्यों का माइनिंग टैक्स का अधिकार कायम रहेगा। ये इनफैक्ट थोड़ा सा सेटबैक होगा मेटल कंपनियों के लिए। इमीडिएट तौर पर किस कंपनी पर ऐसा टैक्स लगाने की बातचीत हो रही है वो देखना होगा, लेकिन माइनिंग कंपनियों को फिलहाल राहत नहीं मिली है। माइनिंग की जमीन पर राज्य सरकार चाहे तो टैक्स लगा सकती है, टैक्स लेने का अधिकार है, लेकिन राज्य सरकार रॉयल्टी नहीं वसूल सकती। पिछले 25 साल से एक लंबा मामला चला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। एक बार मेटल इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं, क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में कई सारी माइंस का आवंटन भी हुआ था। हिंडाल्को, नाल्को, ये सभी स्टॉक्स, इनफैक्ट वेदांता आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए। आपको याद होगा जब सेसा गोवा था, आयरन ओर माइनिंग पर बैन गोवा सरकार ने लगाया था और उसके बाद पूरी तरह से माइनिंग रुक गई थी। अब यहाँ पर अगर राज्य सरकारें चाहें तो टैक्स वसूल सकती है। थोड़ा सा सेटबैक रहेगा मेटल कंपनियों के लिए, माइनिंग कंपनियों के लिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये अपडेट आ रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर हमने रख दिया है। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। मधु, आज आपसे शुरुआत होगी। इनफैक्ट आपको कैचअप करना है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट पेचीदा है। ग्लोबल क्यूज नेगेटिव, भारत में इंडिविजुअल ट्रेड्स हैं जो
थोड़े बहुत बैठ रहे हैं। मधु का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइएगा। इनके पोर्टफोलियो का फिलहाल कोई ट्रेड वैसे टॉप कॉल में है नहीं। लक्ष्मीकांत और आई थिंक अरुण का था, वो भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मधु आपकी क्या अच्छा एनटीपीसी रहा है, सॉरी अपॉलॉजीज मधु फॉर दैट। एनटीपीसी आपका चला कल, तो इस तरह के ट्रेड्स अगर आइडेंटिफाई करने हैं तो क्या रेडार पर आ रहा है? तो मेरा पहला ट्रेड जो है वो इंडिगो में रहेगा। इंडिगो एक चैनल ट्रेडिंग जो 4200 और 4350 के आसपास से एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दे रहा है और उसका स्टोकेस्टिक आरएसआई भी सोल्ड लेवल ऑफ 80 से एक बुलिश सिग्नल की तरफ जा रहा है। निफ्टी की कंपैरिजन में पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस भी दी है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो इंट्राडे लेवल्स पर, क्योंकि निफ्टी ने 24,280 के लेवल्स को ब्रीच करके एक करेक्शन देने की कोशिश, एक रिकवरी देने की कोशिश की है, जिस वजह से स्टॉक्स में भी अब मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। तो जहां तक है 24,280 का अगर लेवल निफ्टी मेंटेन करती है, क्योंकि यहाँ कल भी बताया था निफ्टी ने, तो उम्मीद है कि स्टॉक्स में और भी रिकवरी और भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इंडिगो का जो मैं टारगेट लेकर के चलना चाहूंगी वो 4900 का होगा और स्टॉप लॉस 4270 का मैं रखना चाहूंगी। 4270 का स्टॉप लॉस, 4900 का टारगेट। इंटरग्लोब एविएशन बाय साइड का ट्रेड है। एनटीपीसी जिसने रिटर्न कमा कर दिए होल्ड कर रही हैं। अपोलो हॉस्पिटल में भी पोजीशन होल्ड है इनकी। ये है फिलहाल आपके लिए इस समय का ताजा अपडेट। चलिए अब लेकर आते हैं अगला पोर्टफोलियो लक्ष्मीकांत का। स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज और उनसे जानेंगे फिर कौन से ट्रेड्स इस समय वो फोकस में रखना चाहेंगे और नया ट्रेड क्या आएगा। तो प्राज और साथ ही साथ वोल्टास दोनों में एग्जिट कर लिया। बताइए आपका नया ट्रेड क्या है? जी, भले ही हमें निफ्टी में प्रेशर देखने को मिल रहा है और फ्रेश बाइंग मोमेंटम तभी आएगा जब निफ्टी 24,600 के ऊपर ब्रेकआउट देगी, पर ब्रॉडर मार्केट में अच्छा खासा ट्रैक्शन दिख रहा है। ऑयल एंड गैस की कंपनियों में हमें अच्छा खासा पॉजिटिव ब्रेक थ्रू भी मिला है। तो जो मेरा पहला ट्रेड रहेगा वो उसी से रिलेटेड रहेगा। मेरा ट्रेड रहेगा ओएनजीसी में। इसने कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया है और मुझे लगता है कि यहाँ से हमें अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 352 और यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लेकर चल रहा है 319 का। 352 का टारगेट रहेगा, 319। स्टॉक वैसे भी हमने देखा है काफी अरसे बाद चला है और मोमेंटम बरकरार है। 3.5% ऊपर अब 352 के लिए ट्रेड बन रहा है। अरुण का ट्रेड अब आपके लिए लेकर आएंगे। अरुण ने कल्याण ज्वेलर्स में आज बुक किया। अमर राजा, पीबी फिनटेक कल काट लिए थे ट्रेड्स। आज का फ्रेश सौदा क्या है आपका अरुण? अक्षरा जी, अगेन टेक्सटाइल सेक्टर इवन पूरे मिड कैप में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो वेल्सपुन लिविंग में मेरी बाई करने की सलाह है। 182 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। इसमें लाइन चार्ट भी देखें, अगर कैंडल चार्ट भी देखते हैं तो फ्लैग का ब्रेकआउट क्लियरली नजर आ रहा है। तो 182 के आसपास इसको बाई करने की सलाह है। 177 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये स्टॉक मुझे लग रहा है 200 की तरफ बढ़ना चाहिए। मेरा टारगेट 198 के आसपास रहेगा। ओके, 198 का टारगेट। वेल्सपन लिविंग तेजी वाला ट्रेड 177 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। एक एक ट्रेड हमारे जानकारों ने दिया है। मधु का पोर्टफोलियो फुल है। लक्ष्मीकांत और अरुण एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं। आप लोग आइडेंटिफाई कीजिएगा नया ट्रेड। इस बीच बीकाजी फूड स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज। नतीजे अच्छे रहे हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर दरअसल कंपनी ने डिलीवर किया है। Q1 के नंबर्स जो हमने नोट किए उसमें आप गौर करेंगे तो मुनाफा 41% बढ़ा, रेवेन्यू में 15% का इजाफा देखने को मिला है। आगे का साल कैसा रहेगा, FY25 के लिए क्या आउटलुक है, मैनेजमेंट से होगी बातचीत आगे। आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1 और जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा कि देखिए बीकाजी फूड्स पर रेडार पर है क्योंकि नतीजे अच्छे रहे। हमारे साथ कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऋषभ जैन जुड़ रहे हैं। ऋषभ, आपके नंबर्स वाकई में अच्छे रहे। मुनाफा, रेवेन्यू, एबिटा लेवल पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एक वॉल्यूम का अंदाजा पहले हमें दे सके, किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ है और साथ ही वैल्यू ग्रोथ स्नैक्स मार्केट में कैसी रही? थैंक यू अर्षदा इनवाइट करने के लिए। सो ओवरऑल हमारा फर्स्ट क्वार्टर काफी अच्छा रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ अगर देखें तो हमने, अगर सॉल्टी स्नैक्स कैटेगरी देखें तो हमने क्लोज टू 18% की वॉल्यूम ग्रोथ की है, जो काफी अच्छा है कंपेयर टू इंडस्ट्री ग्रोथ। इंडस्ट्री जो है वो क्लोज टू 10 से 11% ग्रो हुई है। हमने 17-18% ग्रो किया वॉल्यूम के अंदर। वैल्यू ग्रोथ भी हमने अच्छी की है। हमने क्लोज टू 16% के आसपास वैल्यू ग्रोथ की है। ओवरऑल जो हमारा टारगेट है, हम इस साल हमारा टारगेट जो 14 से 15% वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे
और प्राइस जो है हम देख रहे हैं कि इस साल क्योंकि हम कुछ RMPM प्राइजेस में कुछ इंक्रीज देख रहे हैं प्राइजेस के, तो 2 से 3% की प्राइस इंक्रीज भी देखेंगे हम इस साल। ओके, तो 2 से 3% आप कह रहे हैं प्राइस इंक्रीज रहेगी। इस क्वार्टर में आपके मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, ये प्राइस इंक्रीज से मार्जिन्स को सपोर्ट मिला है या फिर कमोडिटी कॉस्ट Q1 में मैनेजेबल थे और अब Q2 ऑनवर्ड्स उनमें इजाफा बनता दिखाई दिया है? कमोडिटी प्राइसेस Q1 में भी इंक्रीज हुए थे कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। अगर आप देखेंगे तो चना की प्राइसेस हुए, आलू की प्राइस हुए, ये सब इंक्रीज हुए हैं। हमने काफी ट्रेड स्कीम्स में कटौती की है, हमने ओवरऑल हमने पहले प्रमोशन ऑफर दिए थे, काफी हमने कॉस्ट एफिशिएंसी पे काम किया है, ओवरऑल इस कारण हम मार्जिन इंक्रीज कर पाए अपना। ओके, और कोर मार्केट में परफॉर्मेंस कैसा है? क्या कुछ नए मार्केट्स में आप उतरना चाहेंगे? क्योंकि ऋषभ, आप भी जानते हैं ये स्नैक्स वाला मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है। अनऑर्गेनाइज मार्केट से तो वैसे ही कंपटीशन था आपको, लेकिन आजकल कई सारे छोटे स्टार्टअप्स भी उतर आए हैं, तो आपका कोर मार्केट कैसा कर रहा है? और इन नए प्लेयर्स को टक्कर तो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे आगे बने रहने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? ओवरऑल हमारा कोर मार्केट काफी अच्छा रहा है, हमने हर जगह मार्केट शेयर गेन किया है। राजस्थान, असम और बिहार बीकाजी के कोर मार्केट्स हैं और इसमें हम इन तीनों में हमने अच्छा काम किया है। बिहार वापस ऑन ट्रैक आ रहा है, राजस्थान काफी अच्छी ग्रोथ पे हुआ है, तो ओवरऑल कोर मार्केट काफी अच्छा काम किया। और हम नए नए प्लेयर्स से फाइट करने के लिए उनसे हम ओवरऑल एनपीडीज पे काफी काम करते हैं। हमारे साल में 6 से 8 नए प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं जिससे हम ओवरऑल हमारे कंज्यूमर को एक्साइट कर सके और उनको बीकाजी से इंट्रोड्यूस कर सकें। तो आपने उसी सिलसिले में दरअसल वेस्टर्न स्नैक्स भी पोर्टफोलियो में जोड़े थे, उनका प्रदर्शन कैसा है? और आई एम अज्यूमिंग आपके पूरे यूनिवर्स में उसका सेगमेंट बहुत छोटा होगा, तो ग्रोथ ज्यादा दिख रही है? जी, सो ओवरऑल अभी तो 8% के आसपास है ओवरऑल बिजनेस में हमारे, लेकिन उसकी ग्रोथ कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। हम उसमें क्लोज टू 25-26% ग्रो कर रहे हैं वर्सेस एथनिक स्नैक्स। मैं आपका प्रेजेंटेशन देख रही थी, उसमें इम्पल्स वर्सेस फैमिली पैक का आपने ब्रेकअप दिया है, तो Q1 में ज्यादा सेल्स या वॉल्यूम कहां से आया है फैमिली पैक में? फैमिली पैक, यस, सो फैमिली पैक बीकाजी की ताकत है और हम नॉर्मली ये कोशिश करते हैं कि हम हमेशा घर में जाएं और जो घर के कंज्यूमर है वो बीकाजी के प्रोडक्ट को ले, और उसी में हम फोकस करते हैं। हमारा Q1 में भी फैमिली पैक में काफी इंप्रूव हुआ है और काफी इंक्रीज हुआ है, ओवरऑल मार्जिन भी उसी के अंदर बेटर कंपेयर टू इंपल्स पैक। अच्छा, मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाह रही थी कि देखिए कुछ दिन पहले मैं ताज ग्रुप से भी बात करी थी, इंडियन होटल्स के मैनेजमेंट से। उन्होंने कहा था कि Q1 में वेडिंग सीजन काफी कम हो गया था, पूरा लार्जली जुलाई ऑनवर्ड शिफ्ट हो गया है, तो इस तरह का वेडिंग सीजन शिफ्ट फिर आपके लिए Q2 और मजबूत रहेगा, क्योंकि वो वेडिंग सीजन गिफ्टिंग परिवार का एक माहौल बनाने में आप जैसे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स खूब बिकते हैं, चलते हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं अर्शदा। सो Q2 एंड Q3 वैसे भी हमारे लिए, क्योंकि स्वीट्स कैटेगरी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो काफी हमारे लिए ऑलरेडी चालू हो गया है फेस्टिविटी बीकाजी के अंदर, और Q2 Q3 वैसे काफी है। लेकिन हाँ, Q1 ओवरऑल थोड़ा इम्पैक्ट हमारा इसलिए भी हुआ था, हम और अच्छा कर सकते थे, लेकिन जो ताज के मैनेजमेंट ने सही बोला कि मई में लास्ट ईयर काफी सावे थे, जो इस साल एक भी सावे नहीं थे, तो काफी हमारी सेल्स जो एक्सटेंड हुई है। लेकिन हाँ, Q2 हम काफी अच्छा देख रहे हैं। तो Q2 में इस समय कितनी डिमांड बढ़ी है उसका एक अंदाजा दे पाएंगे अब तक? बहुत अर्ली है कमेंट करने के लिए, क्योंकि अभी 3 वीक जुलाई जस्ट जुलाई अभी जुलाई में है, लेकिन हाँ ओवरऑल राखी को देखते हुए हम ठीक ठाक डिमांड देख रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ एंड गुड लक फॉर FY25 में कम से कम 15% ग्रोथ ये देख रहे हैं। मैं कम से कम इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि Q2 और Q3 इनके पीक क्वार्टर्स रहते हैं। यू नेवर नो, आई एम गेसिंग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तो ये गाइडेंस भी बढ़ता दिखाई देगा। स्टॉक 2 सालों में 123% तक के रिटर्न्स दे चुका है। मधु ट्रैक करती है क्या बीकाजी को? है तो कैश मार्केट वाला ट्रेड आज 709 के आसपास, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मर रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश है या नहीं? जी, टेक्निकल पॉइंट्स पे अगर मैं बात करूं तो लगातार ये एक अप ट्रेंड में ही हमें जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन करंटली कह सकते हैं कि एक एंट्री पॉइंट के तौर पे हमें देखने को मिल सकता है सब के लेवल्स पर। उम्मीद है कि ये अभी यहाँ से जो एक छोटी इसने पिछले 1 महीने में जो छोटी इसने एक करेक्शन दी है, उससे यहाँ पे सपोर्ट लेकर के इन लेवल्स पर सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। 1000 से लेकर के 1500 के लेवल्स में इसके जाते हुए देख रही हूँ।
इस बीच नेस्ले का रिजल्ट आ चुका है। रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का, प्रॉफिटेबिलिटी में भी इजाफा, इनफैक्ट 750 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने डिलीवर किया है। 700 करोड़ से बढ़कर वो आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे वो रेवेन्यू का आंकड़ा भी। आय जो है वो कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई दी है। 4,814 करोड़ की आय, अनुमान हालांकि 5,075 करोड़ का था, तो आय के फ्रंट पर थोड़ा सा चूक गए हैं ये। एबिटा लेवल देखिएगा 1115 करोड़, यहां पर अनुमान 1205 करोड़ का था, तो वहां पर भी एक मिस है। नजरें रहेंगी कंपनी के मार्जिन्स पर। मार्जिन एक्सपेक्टेशन 23.7% की है। अब कंपनी ने क्या उसके आसपास का मार्जिन डिलीवर किया है या फिर उससे बेहतर, वो डेटा पॉइंट भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। वैसे आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी मिस, रेवेन्यू मिस, एबिटा मिस। अब मार्जिन्स की स्थिति, मेरे ख्याल में वो मार्जिन्स 22.9% के आसपास आ रहा है, वो भी एक मिस। स्टॉक इस समय 2515 पर ट्रेड करता हुआ, डे लो पर 1% नीचे। लेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे जानकारों ने जो आज ट्रेड्स जोड़े हैं उसका जायजा, नया ट्रेड है तो वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और एक स्टॉक कल नतीजों के बाद जो बम्पर तेजी दिखा चुका है उस पर आ रहे हैं अपग्रेड्स। पेट्रोनेट LNG पर ब्रोकर्स की क्या राय है वो भी आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उस पर आएंगे, लेकिन अब खिलाड़ी नंबर 1 पर एक डेब्यू होने वाला है। यहाँ पर इस मंच पर कई सारे टेक्निकल जानकारों का डेब्यू होता है। आज हमारी रिसर्च टीम से एक डेब्यू होने वाला है। कंचन नौटियाल से आपको मिलाते हैं और कंचन आपको बताएंगी कि ब्रोकरेजेस के व्यू में अब पेट्रोनेट LNG इतना अट्रैक्टिव क्यों हो चला है। स्टॉक में कल 6% के गेंस देखने को मिले थे। कंचन बताइए, नंबर्स के बाद ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं? तो आज भी अगर हम शुरुआती कारोबार में देखें तो 2-2.25% की हमें पेट्रोनेट LNG में एक बढ़त देखने को मिली थी, क्योंकि कल ही इसके रिजल्ट आए हैं। अब हमें यहाँ पे ब्रोकरेज का स्टांस मिला है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ हमें नेगेटिव देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं नोमुरा की। नोमुरा ने इसकी जो रेटिंग है इसको बढ़ा दिया है, टारगेट रखा है 405 रुपए प्रति शेयर्स का। जो हमें Q1 में नतीजे देखने मिले हैं वो हायर वॉल्यूम्स और ग्रोथ के चलते रोबस्ट देखने को मिले हैं। एबिटा में हमें 49% का एक अपसाइड देखने को मिला है, जो कि अपने एस्टिमेट से लगभग 29% ऊपर है। अगर हम बात करें स्पॉट वॉल्यूम्स की तो वो भी $7.4 पर MMBTU पे रिपोर्ट की गई है। स्पॉट मार्जिन्स भी अपने एस्टिमेट से काफी ऊपर है। और साथ ही साथ जो दहेज टर्मिनल है वो भी फिस्कल ईयर 25 तक कंप्लीट होने की संभावनाएं जताई जा रही है। EPS फिस्कल ईयर 25 के लिए 5% रखा गया है, लेकिन एट द सेम टाइम फिस्कल ईयर 26 के लिए वो 8% पे अपग्रेड कर दिया गया है। लेकिन अब बात करते हैं CLSA की। इसने इसको अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे दी है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो Q1 में नतीजे आए हैं वो केवल लार्ज इन्वेंट्री गेन और साथ ही साथ हायर इनकम के चलते आए हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे हमें एक कटौती देखने को मिले। जो ये हीट वेव का टाइम चल रहा था, इसकी वजह से जो LNG की कंजप्शन है उसमें हमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये इस बार 27% बढ़ा है। लेकिन पोस्ट Q1 इसमें हमें एक धीमापन आता हुआ दिखाई दे सकता है। इन्वेंट्री गेन भी हमें रिवर्सल होते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी कटौती आती है तो ये दो ब्रोकरेज के थे स्टांस, जहां पे एक तरफ तो बाय रेटिंग दी गई, लेकिन एट द सेम टाइम एक जगह पे CLSA ने इसे अंडर परफॉर्म कर दिया। शुक्रिया आप कंचन एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन योर डेब्यू। पेट्रोनेट LNG आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और स्टॉक का आज भी तेजी में, कल आपको याद होगा 2 बजे के कार्यक्रम में ही इसके नंबर्स हम देख रहे थे और अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखने को मिली थी। 6.5% भागा और नोमुरा कह रहा है कि यहाँ पर स्टॉक आगे और चलेगा, हालांकि CLSA को थोड़ा सा संकोच जरूर है। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक ट्रेड आया हमारे जानकारों की तरफ से। लक्ष्मीकांत शुक्ला ने ONGC पर एक बाय कॉल दिया। 350 का टारगेट है, 319 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। इस समय ये काउंटर इनको 0.53% के रिटर्न्स कमाकर दे रहा है। अरुण कुमार मंत्री ने भी एक ही स्टॉक जोड़ा है, वो है वेल्सपन लिविंग का। 198 टारगेट, 177 का स्टॉप लॉस है। ये काउंटर अरुण के पोर्टफोलियो में करीब 0.19% तक के रिटर्न्स जोड़ता हुआ। मधु का पोर्टफोलियो वैसे 2 ट्रेड्स कैरी किए इन्होंने। अपोलो हॉस्पिटल 7030
420 का टारगेट, एनटीपीसी 430 का टारगेट और इंटरग्लोब एविएशन में एक सेल साइड बाय साइड का ट्रेड है, बेग योर पार्डन, 4900 के लिए मौका, तेजी का 4270 स्टॉप लॉस है, वो नया ट्रेड है। तो इंटरग्लोब 0.19% जोड़ता हुआ, एनटीपीसी परफॉर्मर है इनके लिए, 1.1% की कमाई आती हुई और अपोलो हॉस्पिटल भी 0.37% के रिटर्न्स दे रहा है। ओवरऑल रिटर्न और मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है, तो अरुण आगे है 9.5% के रिटर्न्स के साथ, लक्ष्मीकांत के रिटर्न्स 5% के हैं, मधु के रिटर्न्स थोड़े से बेहतर होते हुए -2.2% के रिटर्न्स पर अब पहुंची है। आगे देखते हैं यहाँ पर स्थिति क्या बनेगी और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए उस लिहाज से। गुड लक टू ऑल थ्री ऑफ यू। कोई भी बदलाव होगा तो 1 बजे उस पर एक अपडेट लेकर आएंगे। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का।